तो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी फिर से आपका स्वागत है डिविजनल चार्ट सीरीज के अंदर। आज हमारी दूसरी क्लास है डिविजनल चार्ट की। तो उससे पहले मैं फिर से इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा कुंडली एनालिसिस का कोर्स शुरू होने वाला है 15 अक्टूबर से। तो जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहें वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि जैसा कि गोचर के केस में हुआ था 125 से लेके 135 रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। तो 25 के करीब लोगों को मुझे मना करना पड़ा, क्योंकि गूगल मीट पर हमारी क्लास होती है, उसमें 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स हम ले नहीं सकते। इसलिए आप जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो 9013798899 पर जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करें, जिससे कि आपको क्लास में इंक्लूड किया जा सके। अब शुरुआत करता हूं मैं डिविजनल चार्ट सीरीज की। तो मेरा प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, और इस सीरीज में आप कोई भी वीडियो मिस करेंगे तो आपको डिविजनल चार्ट समझ में नहीं आएगा। लंबी सीरीज ये जाने वाली है। तो आज मैं रूल 2 की बात करूंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने रूल 1 की बात की थी कि हम डिविजनल चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। आज रूल 2 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी डिविजनल चार्ट को एनालाइज करने के लिए। यहां पर देखिए क्या है कि लग्न लॉर्ड एंड लग्न ऑफ डिविजनल चार्ट, दो चीजों का ध्यान रखना है। डिविजनल चार्ट के लग्न लॉर्ड का और लग्न का, दोनों का। मैं डिविजनल चार्ट की बात कर रहा हूं। इंडिकेट इंक्लिनेशन ऑफ पर्सन टूवर्ड सिग्निफिकेशन ऑफ डिविजनल चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल एक पॉइंट पर मैं पूरा वीडियो बना सकता हूं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपकी डिविजनल चार्ट की लग्न और लग्न लॉर्ड इंडिकेट करता है इंक्लिनेशन ऑफ पर्सन टूवर्ड सिग्निफिकेशन ऑफ डिविजनल चार्ट। तो जब भी आप डिविजनल चार्ट देख रहे हैं, कोई सा भी डिविजनल चार्ट देख रहे हैं, आपको यदि मैरिज से रिलेटेड देखना है तो D9 देखना है, प्रोफेशन से रिलेटेड देखना है तो D10 देखना है, संतान से रिलेटेड देखना है तो D7 देखना है। तो इस पहले सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बहुत ही क्रूशियल मीनिंग है, और आपके डिविजनल चार्ट को देखने में ये अकेला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि आप लग्न और लग्न लॉर्ड को देखें। कि 10th आपने D10 का लग्न और लग्न लॉर्ड देखा, वो ये बताएगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन का प्रोफेशन के तरफ इंक्लिनेशन भी है या नहीं, वो ठीक से प्रोफेशन करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। इसी तरीके से D9 का लग्न और लग्न लॉर्ड आपको यह बताएगा कि उस पर्सन का मैरिज की तरफ इंक्लिनेशन है या नहीं। इंक्लिनेशन का मतलब वो मैरिज करना भी चाहता है या नहीं करना चाहता। तो ये इन दोनों पर डिपेंड करेगा, लग्न और लग्न लॉर्ड पर। अब मैं यहां पर कुछ एक सूत्र इसके बताता हूं, इसके बाद मैं आपको एक लाइव एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा इसको। इफ लग्न एंड लग्न लॉर्ड बोथ आर बेनिफिक, दोनों यदि बेनिफिक है, मतलब लग्न भी बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है और लग्न लॉर्ड भी बेनिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर है, मतलब वो सही भाव में बैठा है, उसे मेलिफिक प्लैनेट्स एस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके साथ मेलिफिक प्लैनेट कंजक्टेड नहीं है, देन पर्सन इज इंक्लाइन टूवर्ड सिग्निफिकेशन ऑफ डिविजनल चार्ट। मतलब जब जिस भी डिविजनल चार्ट को देख रहे हैं उसके सिग्निफिकेशन की तरफ पर्सन का झुकाव होगा, एंड ही विल गेट सक्सेस एज वेल, उसको सफलता भी उसके अंदर मिलने वाली है। जैसे D10 चार्ट की लग्न बेनिफिक इन्फ्लुएंस में, D10 चार्ट का लग्न लॉर्ड भी बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है, तो उस पर्सन का प्रोफेशन की तरफ झुकाव होगा, वो काम करना चाहेगा, नौकरी करना चाहेगा, व्यवसाय करना चाहेगा, साथ ही साथ उसे सक्सेस भी मिलेगी। सेकंड जो पॉइंट है, लॉर्ड ऑफ द कंसर्न हाउस इन डिविजनल चार्ट। किसी भी डिविजनल चार्ट में कंसर्न हाउस का लॉर्ड का मतलब है D10 में 10वें भाव का लॉर्ड, नवांश में 7वें भाव का लॉर्ड, बिकॉज नवांश 7वें भाव का एक्सटेंशन है, सप्तांश में 5वें भाव का लॉर्ड। सो लॉर्ड ऑफ कंसर्न हाउस इन डिविजनल चार्ट इंडिकेट हाउ रिलेटेड वर्क विल हैपन इन द लाइफ ऑफ नेटिव विद डिफिकल्टी और विद ईज। मतलब क्या बताएगा आपको, लॉर्ड जो होगा कंसर्न हाउस का, वो ये बताएगा डिविजनल चार्ट के अंदर कि वो उस पर्सन की लाइफ के अंदर वो काम आसानी से होने वाला है या डिफिकल्टी से होने वाला है। देखिए लग्न तो क्या बताएगी कि काम होगा या नहीं होगा, उस बंदे का इंक्लिनेशन है या नहीं है खुद का। और जो लॉर्ड है आपका कंसर्न हाउस का लॉर्ड, जिस भी आप हाउस की बात कर रहे हो, उसका लॉर्ड ये बताएगा कि वो काम उसकी जिंदगी में कैसे होगा, आसानी से होगा या डिफिकल्टी से होगा। जैसे सपोज उसका इंक्लिनेशन है
मगर वो काम होगा या नहीं होगा और कितनी आसानी से होगा, कितनी डिफिकल्टी से होगा, वो बताएगा कंसर्न हाउस का लॉर्ड। जैसे मैरिज के केस में 7वें भाव का लॉर्ड, प्रोफेशन के केस में 10th हाउस का लॉर्ड, ये बताएगा कि उसका वो काम आसानी से होने वाला है या डिफिकल्टी से होने वाला है। और तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कार का इन डिविजनल चार्ट। हर एक डिविजनल चार्ट का एक कारक होता है। जैसे मैरिज का कारक शुक्र है, प्रोफेशन के एक से ज्यादा कारक हैं, मगर आपका संतान का कारक जुपिटर है। डिविजनल चार्ट के अंदर जो कारक है, कारका इन डिविजनल चार्ट इंडिकेट हाउ दैट वर्क विल कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। कारक ये डिसाइड करेगा कि पूरी जिंदगी वो काम किस तरीके से चलता रहेगा। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन तीनों पॉइंट को, जो बहुत फोकस करके आपको ध्यान करना है कि आपका डिविजनल चार्ट का लग्न और लग्न लॉर्ड ये निश्चित करेगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन का उस भाव से रिलेटेड काम को करने में कोई इंटरेस्ट है या नहीं है। पहली बात, उस कंसर्न हाउस का लॉर्ड, कंसर्न हाउस का मतलब आपको मालूम है कि प्रोफेशन के लिए 10th हाउस देखते हैं, संतान के लिए 5वां भाव देखते हैं, तो D7 में 5वें भाव का लॉर्ड ये बताएगा कि उसके संतान होने में और संतान से रिलेटेड मैटर्स में क्या कोई डिफिकल्टी आएगी या आसानी से हो जाएगा। यदि उस लॉर्ड वो वेल प्लेस्ड है तो आसानी से हो जाएगा, और लॉर्ड वेल प्लेस्ड नहीं है तो वो डिफिकल्टी के साथ वो काम होने वाला है। और तीसरा, वो काम हो गया, पहली बात उसका इंक्लिनेशन आपको पता चल गया, वो काम हो भी गया, तो आगे लाइफ के अंदर क्या उसमें कोई स्ट्रगल आएंगी या आराम से चलता रहेगा, वो आपको कारक बताएगा। जैसे देखिए, किसी पर्सन की नौकरी करने का इंटेंशन है या नहीं, उसका खुद का झुकाव या रुझान नौकरी करने में है या नहीं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? आपको देखना पड़ेगा उसका D1 चार्ट का। 1 मिनट को आप जरा रुकें, यस, D10 चार्ट का लग्न लॉर्ड आपको देखना पड़ेगा कि D10 चार्ट का लग्न लॉर्ड और लग्न कैसी है, वो उसका झुकाव बताएगी। अब आपने झुकाव देख लिया, अब हम देखेंगे कि उसकी वो नौकरी या प्रोफेशन उसको आसानी से मिलेगा या डिफिकल्टी के साथ मिलेगा। तो वो आप D10 चार्ट में 10th हाउस के लॉर्ड को जाकर देखेंगे, वो ये बताएगा कि वो काम आसानी से होगा या नहीं होगा, उसको नौकरी आसानी से मिलेगी या डिफिकल्टी से मिलेगी। उसका यदि वो वेल प्लेस्ड है और अच्छी राशि में, फ्रेंड साइन में, उस पर अच्छे प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है तो आसानी से मिलेगी। फिर तीसरा, आपको नौकरी भी मिल गई, आपका इंक्लिनेशन भी है, मिलने के बाद पूरी जिंदगी वो नौकरी कैसी चलने वाली है वो आपको बताएगा कारक। डिविजनल चार्ट के अंदर कारक कैसी पोजीशन में बैठा हुआ है, हर एक डिविजनल चार्ट का एक कारक होता है। तो इस पर्टिकुलर रूल को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, एक कुंडली में आपके सामने लगाता हूं और उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा, और आपके समझाने के लिए मेरी लाइव क्लास है, और मैं अभी आपके सामने करंट चार्ट बनाऊंगा अभी इस वक्त का ही। अभी 5:57 PM हो रहे हैं और 27 सितंबर की डेट है। अभी एक मैं चार्ट लगाकर आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा कि हम किस तरीके से किसी भी कुंडली के डिविजनल चार्ट को हम देखेंगे। सपोज मैं किसी भी एक पर्सन का इंक्लिनेशन देखना चाहता हूं टुवर्ड प्रोफेशन, कि उसकी नौकरी कैसे लगेगी, और वो नौकरी के अंदर उसको आसानी से मिलेगी नहीं मिलेगी, उसका झुकाव है नहीं है, और यदि उसका झुकाव है तो देखिए मैंने अभी कुंडली बनाई है, प्रश्न कुंडली। इसी वक्त पे जो पर्सन बॉर्न हुआ होगा उसकी कुंडली मैं यहाँ पर बना रहा हूं। ये जयपुर राजस्थान मेरे इस कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट डाला हुआ है, तो मैंने अभी ये कुंडली बना ली है। अब मुझे इसका D10 प्रोफेशन देखना है, और केवल मैं डिविजनल चार्ट देखना है पर बता रहा हूं आपको, बर्थ चार्ट को मैं नहीं लूंगा। तो D10 चार्ट पर मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसके मैं प्रोफेशन देखना चाहता हूं, तो ये आपको यहाँ पे दशवांश कुंडली ये नजर आ रही होगी। अब इसको मैं देखना चाहता हूं, तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले मैं देखूंगा इसकी लग्न और लग्न लॉर्ड। तो लग्न देखता हूं मैं, देखिए 9 साइन है, उसके अंदर मार्स बैठा हुआ है। इस कुंडली में मार्स आपका 5th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है। लग्न के अंदर मार्स बैठा हुआ है, तो मार्स इस कुंडली के लिए यहां पर एक बेनिफिक प्लेनेट है। मार्स एज ए 5th लॉर्ड भी बेनिफिक है और एज ए 12th लॉर्ड भी बेनिफिक है। 5th लॉर्ड हमेशा बेनिफिक होता है, और जो 12वें भाव का स्वामी है वो कैसा होगा, वो ये अकेला बैठा है मार्स, तो ये एज ए 12th लॉर्ड कैसा होगा, ये इसकी दूसरी लॉर्डशिप पर डिपेंड करेगा। और इसकी दूसरी लॉर्डशिप 5वें भाव की है जो शुभ है, तो लग्न के अंदर एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है। अब देखते हैं इसको कोई एस्पेक्ट कर रहा है क्या, तो मेनली डायरेक्ट तो 7वें भाव में कोई है नहीं, तो वो एस्पेक्ट नहीं करेगा। सैटर्न इसको एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जुपिटर भी नहीं एस्पेक्ट कर रहा है, तो इसको कोई भी एस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो लग्न देखिए इसकी एक बेनिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो लग्न बेनिफिक हो गई। अब लग्न लॉर्ड की स्थिति देखेंगे यहाँ पर, तो इसका लग्न लॉर्ड हम देखते हैं वो जुपिटर है, तो लग्न लॉर्ड दशवांश का 10th हाउस में वैसे प्लेसमेंट इसका अच्छा है, मगर वो राहु केतु एक्सिस पर आ गया।
राहु केतु एक्सिस पर है, इस पे भी किसी का एस्पेक्ट नहीं है, तो राहु केतु एक्सिस पर है, ये एफ्लिक्टेड हो गया। और इसके बाद जुपिटर का ये मरकरी की राशि के अंदर बैठा हुआ है, जुपिटर प्लेस्ड है आपकी मरकरी के साइन के अंदर भी बैठा हुआ है। तो यहां पर ये जुपिटर एक तरीके से एफ्लिक्टेड हो गया। तो लग्न तो इसकी आपकी बेटर पोजीशन में है, मगर लग्न लॉर्ड क्या है, एफ्लिक्टेड है। अब क्या डिसाइड करेंगे, मैंने कहा लग्न और लग्न लॉर्ड ये बताता है कि इस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट के सिग्निफिकेशंस में नेटिव का इंटरेस्ट है या नहीं। तो यहां पर लग्न तो आपकी बेनिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर है, मगर लग्न लॉर्ड आपका मेलिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर है, और वो आपकी मित्र राशि या उच्च या अपने साइन के अंदर भी अवेलेबल नहीं है। तो अब इसमें मैं मानकर चलूंगा कि दोनों चीजें नजर आ रही हैं। लग्न लॉर्ड थोड़ा पीड़ित है, हालांकि उसका प्लेसमेंट केंद्र स्थान में अच्छा है, 10वें भाव में अच्छा है, मगर वो पीड़ित है, मगर लग्न पीड़ित नहीं है। तो हम ये मानकर चलेंगे इस पर्सन का एवरेज आपका इंटरेस्ट होगा, ना ही तो ये बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि इसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आज के समय में एज एज कंपल्सन हमें नौकरी करनी पड़ती है, तो ये इसका ठीक ठाक रुझाव एक तरीके के उसकी तरफ इंक्लिनेशन होगा। बहुत ज्यादा भी रुझान नहीं होगा और बहुत कम भी नहीं होगा। हम ऐसा भी नहीं कह सकते बिल्कुल प्रोफेशन करना नहीं चाहता, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये प्रोफेशन में पूरी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। तो ये मैंने कंक्लूजन निकाला, क्योंकि दोनों चीजें अपोजिट आ रही हैं। लग्न बिल्कुल भी एफ्लिक्टेड नहीं है, बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है, यहां पर लॉर्डशिप के बेस पे बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है, मगर लग्न लॉर्ड थोड़ा राहु केतु एक्सिस से पीड़ित हो गया। इसलिए मैंने कहा कि इसका एवरेज रुझान होगा, मतलब ये जॉब करना है इसलिए मजबूरी में करेगा, और डिसइंटरेस्टेड नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि करना बिल्कुल भी नहीं चाहता हो। अब दूसरी चीज देखूंगा, इसको जॉब मिलेगा कैसे। तो मैं अब इसका D10 चार्ट के 10th लॉर्ड को पिक कर लूंगा। 10th लॉर्ड इसका है मरकरी। तो 10th लॉर्ड मरकरी को मैं जाकर देखता हूं, तो पहली बात उसका प्लेसमेंट 8th हाउस के अंदर है। 8th हाउस के अंदर प्लेसमेंट अच्छा नहीं माना जाता, और वो मरकरी आपका आप देखेंगे यहां पर ध्यान से, तो वो 4 साइन में है, चंद्रमा के साथ है, हालांकि उसको बेनिफिक वीनस एस्पेक्ट कर रहा है, और इसके बाद मार्स भी उसको एस्पेक्ट कर रहा है। यहां पर वीनस एस्पेक्ट कर रहा है। वीनस इस कुंडली के लिए मेलिफिक है। वीनस 6th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है, तो वीनस मेलिफिक है, इसलिए वो मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहा है। मार्स एक बेनिफिक है, वो एस्पेक्ट कर रहा है। फिर 8th लॉर्ड भी मेलिफिक होता है, उसके साथ ये कंजक्टेड है। तो मरकरी पर यहां पर बेनिफिक और मेलिफिक सभी तरीके के असर हैं। बेनिफिक भी इन्फ्लुएंस है, मेलिफिक भी इन्फ्लुएंस है, मगर उसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर है मरकरी के साथ, वो ये है कि वो 8वें भाव के अंदर आ गया। प्लेसमेंट अच्छा नहीं है उसका, एस्पेक्ट वगैरह तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, कि आपका वीनस को मेलिफिक मान रहा हूं मैं फंक्शनल, और मार्स को बेनिफिक मान रहा हूं फंक्शनल। दोनों ही एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों ने एक दूसरे का एस्पेक्ट को कैंसिल कर दिया। फिर यहाँ पे 8th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, वो भी बेटर नहीं है। 8th हाउस में बैठा है, वो भी बेटर नहीं है, और ये साइन भी न्यूट्रल है, चंद्रमा की राशि न्यूट्रल है। मरकरी वहां पर आपका, क्योंकि चंद्रमा किसी भी 4 साइन के अंदर बैठा हुआ है, हालांकि चंद्रमा 8th हाउस के अंदर खराब नहीं होता, तो यहाँ पर मरकरी मून की राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो इसका प्लेसमेंट इज नॉट गुड। 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको ये स्ट्रगल देगा। एक्चुअली स्ट्रगल से नौकरी मिलेगी। आपको 10th लॉर्ड क्या बताता है कि किस तरीके से उस हाउस के सिग्निफिकेशंस मिलने वाले हैं, तो यहां पर उसको स्ट्रगल से नौकरी मिलने वाली है इस पर्टिकुलर पर्सन को। इसका इंटरेस्ट पूरी तरीके से नहीं है, हाफ इंटरेस्ट है। नौकरी मिलेगी तो करेगा, मगर इसको जो नौकरी मिलेगी वो काफी स्ट्रगल के साथ मिलेगी, क्योंकि इसका जो 6th लॉर्ड वो 10th लॉर्ड है, वो यहां पर 8th हाउस में जाकर बैठ गया है, और उस पर जो प्रभाव है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके का है। तो मैं उस प्रभाव को खत्म भी मान रहा हूं। तो 8th हाउस का प्लेसमेंट कभी भी बेटर नहीं माना जाता। 6, 8, 12 में जाकर यदि कोई भी लॉर्ड बैठा है तो उसका प्लेसमेंट आपका नेगेटिव होगा, और 8th हाउस में सबसे ज्यादा नेगेटिव माना जाता है। अब आ जाता हूं मैं तीसरी चीज पर, कारका। अब जॉब के कई कारक होते हैं, बेसिकली इसके मल्टीपल कारक होते हैं। तो दशमांश कुंडली के केस में कारक का जब आप देखते हो तो मैं बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। जो मेनली कारक यहां पर माने जाते हैं वो जुपिटर कारक माना जाता है, शनि कारक माना जाता है, सूर्य कारक माना जाता है, और मरकरी भी कारक माना जाता है। तो 4 कारक यहां पर हमने मान लिए, सूर्य हो गया, शनि हो गया, जुपिटर हो गया, मरकरी हो गया। अब यहां पर मैं कारक देखता हूं तो देखिए, जुपिटर को अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो एफ्लिक्टेड था, और शनि और सूर्य यहां पर आपके त्रिकोण स्थान में बैठे हुए हैं दोनों कारक। शनि यहाँ पर 9वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, और सूर्य अपनी ही राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो सूर्य तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है इसका।
ओन साइन में है, मगर शनि आपके एक तरीके से शत्रु राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो एक कारक ठीक है तो शनि, दूसरे कारक एक राशि खराब होगी। जुपिटर यहाँ पर अफ्लिक्टेड है और मरकरी भी अफ्लिक्टेड है। तो ओवरऑल 4 कारकों में से 3 कारकों का जो प्लेसमेंट है वो काफी ज्यादा बेहतर नहीं है। हालांकि सैटर्न और जुपिटर के बारे में आप ये कह सकते हो कि सैटर्न एक त्रिकोण स्थान में है, जुपिटर केंद्र स्थान में है, मगर दोनों ही पीड़ित भी हैं। सैटर्न इसलिए पीड़ित है कि वो शत्रु राशि के अंदर बैठा हुआ है। जुपिटर भी अपना ओन साइन के अंदर भी नहीं है, फ्रेंड साइन के अंदर भी नहीं है, और जुपिटर भी शत्रु राशि के अंदर ही यहां पर बैठा हुआ है। तो जुपिटर भी शत्रु राशि में है, सैटर्न भी शत्रु राशि में है, मरकरी भी 8वें भाव के अंदर है। तो 4 कारकों में से 3 कारक ज्यादा बेटर पोजीशन में नहीं है। हालांकि जुपिटर और सैटर्न का प्लेसमेंट केंद्र त्रिकोण में है वो अच्छा है, मगर जिन राशियों में बैठे हैं वो बेटर नहीं है। मगर सन आपका बेटर प्लेस्ड है। तो यहां पर कारकों की स्थिति बहुत बेहतरीन नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब भी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि सन खुद अपनी राशि में है जो कि गवर्नमेंट का कारक है। तो इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में मैं क्या कंक्लूड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ D10 चार्ट। मैं आपको डिविजनल चार्ट केवल देखना बता रहा हूं, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा कि हाउ टू प्रेडिक्ट अबाउट डिविजनल चार्ट। तो देखिए, इसकी इच्छा है वो पार्शियल है, जॉब मिल गया तो कर लेगा। दूसरी स्थिति आती है कि इसको जॉब कैसे मिलेगा। तो 10th लॉर्ड इसका 8वें भाव में जाकर बैठ गया और उस पर नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इक्वली है। 8वें भाव में प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो जॉब मिलने में इसको स्ट्रगल होगी। अब थ्रू आउट लाइफ जॉब कैसे चलेगा, तो उसमें भी इसको स्ट्रगल होने वाली है। थ्रू आउट लाइफ ऑन ऑफ होता रहेगा, क्योंकि प्लेनेट जो भी कारक हैं उनकी स्थिति किसी की ठीक है और किसी की खराब है, तो इसको लगातार स्ट्रगल होती रहेंगी। तो इसके बारे में मैं D10 चार्ट के सिग्निफिकेशन के बारे में इस तरीके से प्रेडिक्शन दे सकता हूं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कमिंग क्लासेस में मैं और भी कुछ एक वीडियोस लेकर आऊंगा। आप मेरी इस सीरीज को लगातार देखते रहिएगा, आपको उम्मीद है बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब मेरा लाइव यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, तो कोई चीज थोड़ा इधर उधर भी हो सकती है। तो यदि वो आपको ऐसा कुछ लगता है तो उम्मीद है आप मुझे माफ करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।